Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel। और आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के पेपर 1 के लिए यूनिट 8 को। यूनिट 8 है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल एक्ट, यानी कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ है, या फिर अब पूछ लिया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनवायरमेंटल एक्ट से देखने को मिलते हैं आपके यूनिट 8 में। तो हम कुछ ऐसे ही एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। आपको डेट्स वगैरह याद रखनी है और क्या इसके उद्देश्य था वो सब आपको याद रखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक्ट है वो है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको कब लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 में आया था, वॉज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करना था किसको? वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वन के जीवों को बेहतर तरीके से संरक्षित करना था हमारे देश के। एंड कंट्रोल पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनसे क्या होता है वो लोग एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को दूसरे देशों में बेचते हैं और फिर उनको उससे मनी मिलता है। तो इस वजह से इसीलिए कहा गया स्मगलिंग होती है हमारे किसकी? वाइल्ड लाइफ की। जैसे कि आपने सुना होगा कि हाथी का दांत जो होता है ना, और डायनासोर का वो जो हॉर्न होता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसी वजह से ऐसे एनिमल्स को क्या करा जाता है? स्मगल किया जाता है ताकि उनको दूसरे देशों तक भेजा जाए, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जाए। तो जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे देश के जानवर हैं उनको बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाए और उनकी जो भी स्मगलिंग होती है या फिर कोई भी गैरकानूनी तरीके से उनका जो व्यापार होता है, ठीक है, उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्ट वॉज अमेंडेड। अब ये जो एक्ट था ये संशोधित हुआ था कब? जनवरी 2003 में, ठीक है। तो लागू कब हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू करने की हम बात करें तो 1972 में लागू हुआ था, लेकिन ये संशोधित हुआ था, आपका अमेंडमेंट हुआ था इसमें जनवरी 2003 में। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए यहाँ से, और ये सिर्फ ना ही यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बल्कि आप ऑल ओवर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पनिशमेंट एंड पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस। अब इसमें जब अमेंडमेंट हुआ था तो क्या कहा गया कि इसमें पनिशमेंट भी दी जाए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो एनिमल्स की, जो वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग कर रहा है, लीगल तरीके से उनका ट्रेड कर रहा है, तो उनको पनिशमेंट दी जाए, उनके लिए सज़ा का प्रावधान हो और उनको क्या दिया? उन पे पेनाल्टी पड़े, ठीक है, उनको जुर्माना भरना पड़े। फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड फॉर स्टिंजेंट। The ministry has proposed further amendments in the law। अब मिनिस्ट्री ने क्या किया? फिर से संशोधन किया लॉ में बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर रिजिड मेजर्स। अब उन्होंने क्या किया? और ज़्यादा रिजिड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो स्ट्रेंथन कर सकें इस एक्ट को, मतलब इस एक्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ और रिजिड मेजर्स, कुछ और नियम कानून जो थे वो डाले गए। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। उद्देश्य तो जो था वो यही था कि क्या किया जाए? प्रोटेक्शन दिया जाए। किनको? तो लिस्टेड इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना, जो भी हमारी ऐसी स्पीशीज़ है जो विलुप्ति की कगार पे है, जो विलुप्त होती जा रही है, जो इंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, ऐसी स्पीशीज़
को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एंड इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो इस एक्ट का जो था वो उद्देश्य था। हिंदी में भी देखेंगे, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को इस देश के वन्य जीवन की प्रभावी ढंग से रक्षा करने और वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्नों में शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि शिकार ना हो उनकी तस्करी ना हो और उनका अवैध व्यापार ना हो। इस पे जो है वो कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अब इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना दिया गया था। अधिनियम को और अधिक सख्त बनाया गया। मंत्रालय ने अधिनियम को मजबूत करने के लिए और अधिक कठोर उपाय पेश करके कानून में और संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना था। तो आई होप आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना दूसरा एनवायरमेंटल एक्ट, और ये है आपका द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? 1980 में आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें जंगलों का संरक्षण करने का जो था वो प्रावधान था। अब देखिए जंगल का, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, लोगों को रहने के लिए ज़्यादा प्लेस चाहिए। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, यानी कि जो जंगल हैं हमारे उनको ख़त्म करके वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ कर रहे हैं अर्बनाइजेशन इन द सेंस कि वो वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी बना रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, या फिर वो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि अब जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उतनी ही ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट भी होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो रहने के लिए जगह के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ रहने के लिए लोगों को ज़्यादा ज़रूरत की भी ज़्यादा स्पेस भी चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, ज़्यादा जॉब वगैरह चाहिए। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ये ही कारण है जो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से जंगलों को क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। तो इसी को रोकने के लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया गया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो था वाज इनेक्टेड टू हेल्प कंजर्व द कंट्रीज फॉरेस्ट। इसको इनेक्ट किया गया ताकि ये क्या कर सके? हमारे देश के जितने भी जंगल हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको कंजर्व कर सके, उनका संरक्षण कर सके। इट स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट्स एंड रेगुलेट्स द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसने बहुत सख्त तरीके से क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया और रेगुलेट किया डी रिजर्वेशन को, फॉरेस्ट के डी रिजर्वेशन को, और फॉरेस्ट की लैंड को यूज़ करने के लिए मना किया, और जो भी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस थे उनके लिए, ठीक है। विदाउट दी, मतलब ये काम आप किसी भी जंगल की ज़मीन का यूज़ या फिर किस जंगल का यूज़ आप किसी भी नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट के पर्पस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले से अप्रूवल ना ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो टू दिस एंड द एक्ट लेज डाउन द prerequisites for the diversion of forest land for non-forest purposes। तो ये जो इस एंड पे क्या हुआ कि ये जो एक्ट था इसने क्या किया? इसने एक प्री रिक्विसाइट दिया कि जिससे कि जो फॉरेस्ट लैंड है, जो हमारे जंगलों की ज़मीन है, उसमें डाइवर्जन हो सके नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए। फिर यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि शेड्यूल ट्राइब्स, जो आप जानते हैं हमारी एक तरह से एक कैटेगरी है, तो शेड्यूल ट्राइब्स थे या फिर जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, जिनको की फॉरेस्ट राइट्स पे रिकॉग्निशन मिला था। तो ये बात हो रही है 2006 की। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जो शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट था ये 2006 में आया था। इसने रिकॉग्नाइज किया था
किसके? राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, जो फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके राइट्स को, और अदर जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को ओवर द फॉरेस्ट एरियाज। क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह अगर आपने देखी है, स्टोरीज़ वगैरह अगर आपने पढ़ी, तो आपको पता होगा कि कुछ ट्राइब्स हैं जो कि जंगलों में रहती हैं। तो अब जब वो जंगल में रहेंगी तो वो जंगल का ही मतलब यूज़ करेंगी ना, जंगल के प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करेंगी अपने खाने में, अपने पहनने में, रहने में, है ना। तो उनके लिए तो ये था प्रावधान की मतलब, तो यहाँ पर वही बात की गई कि जो शेड्यूल ट्राइब है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके हकों की यहाँ पर, उनके अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है कि उनका तो अधिकार रहेगा फॉरेस्ट एरिया पे, इनहैबिटेड बाय देम, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अकॉर्डिंग दी सेम, और इसी अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क जो है वो दिया जाए, उनको ध्यान में रखते हुए, जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह उनको ध्यान में रखते हुए ही अधिनियम दिया जाए। तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 था, उसने क्या किया, उसने कंसोलिडेट किया लॉ को रिलेटिंग टू फॉरेस्ट से रिलेटेड रहा, और यहाँ पर ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द ड्यूटी लेवेबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हिंदी में देखेंगे, देश के वनों के संरक्षण में मदद के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया था। यह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वनों के गैर आरक्षण और गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित और नियंत्रित करता था। क्लियर है? इस प्रायोजन के लिए अधिनियम गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए पूर्व आवश्यकताएं निर्धारित करता है। अब देखेंगे हम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता के अनुसार अधिनियम 2006 वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन क्षेत्रों पर उनके अधिकारों को मान्यता देता है। मतलब वो अब ये नहीं कहता जैसे हम लोग को बोल रहे हैं कि हम फॉरेस्ट लैंड का यूज़ नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लिए, लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वहाँ पे रह रहे हैं, उनको उनके अधिकारों को मान्यता वहाँ दी जा रही है कि वो वहाँ रहेंगे, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, और उसी के अनुसार एक रूपरेखा जो है वो यहाँ पर प्रदान करता है ये वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अब भारतीय वन अधिनियम 1927 में वनों, वन उपज के पारागमन और लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क से संबंधित कानून को ये क्या करता है, समेकित करता है। तो आई होप आपको ये वाला एक्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले एक्ट की तरफ। बहुत छोटा सा एक्ट है ये। इस एक्ट का नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो देखिए, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 वॉज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड फॉर डैमेजेस टू विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो अधिनियम था ये क्यों आया, तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या जनरली आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सब अपनी अपनी भीड़ में हैं, मतलब अपनी अपनी जल्दी में रहते हैं, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को उसकी वजह से हार्म हो रहा है या नहीं। तो ये जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है ये बेसिकली एक्सीडेंट से ही रिलेटेड है, कि जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं उनका जो भी डैमेज वगैरह होता है उसमें उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में लाया गया था, विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंसेस। इसमें मतलब ये रहा कि कोई भी हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया गया। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल ओनर्स। ये एक्ट हर ओनर के लिए अप्लाई है जो कि एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्शन और हैंडलिंग ऑफ एनी हजार्डस केमिकल्स। अच्छा, यहाँ पर बात जो एक्सीडेंट की हो रही है वो रोड एक्सीडेंट की नहीं हो रही, ट्रैफिक वाली। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है, मतलब मान लीजिए कि कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना होगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई थी, तो एक वहाँ पर गैस थी, है ना, आइसोसाइनाइड गैस थी। तो उस आइसोसाइनाइड गैस की लीकेज की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और सोचो फिर पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई थी। तो सोचो जो उसका ओनर होगा उसको कितना नुकसान हुआ होगा। तो
ऐसी ही जो भी घटनाएं घटती हैं तो उनसे होने वाला जो भी डैमेज होता है, अब ओनर को तो नुकसान हुआ ही था, साथ ही साथ जो वर्कर्स वहाँ पे वर्क कर रहे थे उनके फैमिली को भी सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि वो भी लोग डेड हुए होंगे, कोई घायल हुआ होगा। तो उनके डैमेज को रिकवर करने के लिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया। तो ये जो एक्ट है ये सारे ही ओनर्स के लिए अप्लाई करता है, ऐसे ओनर्स जो कि कोई भी हैजार्डस केमिकल्स को हैंडल करते हैं। ठीक है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 को किसी खतरनाक पदार्थ को संभालने के परिणाम स्वरूप होने वाली दुर्घटना के पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम किसी भी खतरनाक रसायन के उत्पादन या प्रबंधन से जुड़े सभी मालिकों पर लागू होता है। तो आई होप ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, ये हमारे सेशन का लास्ट एक्ट है जिसका नाम है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर में आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है ना। रोज़ का फ्लावर है, मैरीगोल्ड का फ्लावर है, हिबिस्कस का फ्लावर है। तो नेम तो एक है फ्लावर, लेकिन अलग अलग वैरायटी है। सेम थिंग हैपन्स विद ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि क्या है, ह्यूमन बींग तो सेम है लेकिन वो अलग अलग हैं। कैसे हैं? कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अब हिंदू में भी विविधताएं हैं, अलग अलग कास्ट सिस्टम पे अलग अलग कैटेगरीज में वो डिवाइडेड हैं। इसी तरह से आप एनिमल्स में देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे कि टाइगर की स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो यही जो है आपकी जैविक विविधता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो एक्ट बना था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये कब आया? 2002 में आया, 2002 में। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंडियाज अटैम्प्ट। तो ये आया कैसे? तो ये भारत के प्रयासों से आया। ठीक है, भारत ने प्रयास किया तब ये आया, और भारत ने प्रयास किया कि वो क्या कर सके, वो उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कर सके इंश्योरेंट इन द यूनाइटेड नेशन। अब उन्होंने क्या, जो भारत के प्रयास रहे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था आपका। एक बात आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे 1992 में। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था ये भारत के प्रयासों के द्वारा हुआ था। इसी से प्रेरित होकर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में आया। तो भारत के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी 1992 में। पूछ लिया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब, CBD कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जिसने रिकॉग्नाइज किया द सोवरेन राइट्स ऑफ स्टेट। अब हर राज्य के अपने अलग अलग अधिकार होते हैं, तो अपने राज्य के जो संप्रभुत्व अधिकार हैं उनका पता लगाना, ठीक है, टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ताकि वो अपने जो खुद के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर जो एक्ट है उसका उद्देश्य रहा कि वो क्या करे, द एक्ट एम्स एट द कंजर्वेशन। एक्ट का जो उद्देश्य रहा वो रहा कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करना एक्ट का उद्देश्य रहा। एंड एसोसिएटेड नॉलेज, और उससे संबंधित जो भी ज्ञान था, एज वेल एज फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू दैम इन अ सस्टेनेबल मैनर, और उनको एक सस्टेनेबल मैनर में फैसिलिटेट करना ताकि वो आने वाली अपकमिंग जनरेशन भी उसका यूज कर सके। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इन चेन्नई, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है, चेन्नई से है। तो इसी वजह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं कराया, ये इन्वायरमेंटल एक्ट एक नोट्स की फॉर्म में कराया ताकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो हों वो तैयार हो जाएं। तो आपका यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन तैयार हुए। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की बात करें तो आप बताएंगे कि कब हुआ, 2002 में हुआ। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पे, CBD, वो कब हुआ, 1992 में हुआ। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है, चेन्नई में है। और इस्टेब्लिश, यस, इम्पॉर्टेंट बात कि इस्टेब्लिश क्यों किया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने का क्या उद्देश्य था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया इस उद्देश्य के साथ कि ये क्या करेगा, ये
ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करेगा, एक्ट के ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। आप हिंदी में देखेंगे, जैविक विविधता अधिनियम 2002 का जन्म संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 में निहित उद्देश्यों को साकार करने के भारत के प्रयास से हुआ था, जो अपने स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए राज्यों के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है। अधिनियम का उद्देश्य जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के संरक्षण के साथ साथ स्थायी तरीके से उन तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। अधिनियम की वस्तुओं को लागू करने के उद्देश्य से चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो दैट वॉज आवर सेशन एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वैल्यूएबल लगा हो कि उनको भी शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.